हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक और आज के इस वीडियो में हम रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए, रैंडम फॉरेस्ट जो है ये आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड है। अब सुपरवाइज लर्निंग हमारा क्या होता है कि जहाँ पर एक सुपरवाइजर होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि इस पर्टिकुलर थिंग का इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे। तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद में ये जो आपका जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है ये आपका दोनों ही रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स दोनों के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन में क्या होता है, जो आपके जो टारगेट वेरिएबल्स होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस इन नेचर के फॉर्म में होते हैं। कि मतलब क्या होता है, जैसे जो आपका टारगेट वेरिएबल होगा वो आपका न्यूमेरिक वैल्यूज में होगा। उसके बाद में जो आपका जो क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं कि कैटेगरियल कॉलम्स होते हैं। कैटेगरियल मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कैटेगरीज रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरीज यस, हाँ या ना, या गलत है या सही है, इस तरीके की कैटेगरीज होगी। तो आपका जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर बेस्ड है और ये जो आपका है बोथ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स दोनों के लिए ये आपका यूज़ हो सकता है। अब जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट नाम में ही उसके लिखा है कि ये आपका क्या होता है, ये कलेक्शन होता है आपका मल्टीपल रैंडम डिसीजन ट्रीज का। अब देखिए डिसीजन ट्री क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी हमारे पीछे वाले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, बट एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि डिसीजन ट्री हमारा क्या होता है कि वो एक आपका ट्री स्ट्रक्चर क्लासिफायर है। अब क्लासिफायर क्या होता है, तो देखिए जब मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है हम अपने एल्गोरिदम में पुटअप करते हैं और उसके बाद में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, एक मॉडल मिलता है, एक लॉजिक मिलता है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिसीजन ट्री हम ये जो मॉडल जो आउटपुट जनरेट होता है इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको एक क्लासिफायर बोलते हैं। तो आपका जो डिसीजन ट्री आपका क्या होता है, वो एक ट्री स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर होता है। तो जिसमें आप क्या करते हो, ये आपका क्या होता है, ये आपका रूट नोड होता है। ठीक है, इसको आप टेस्ट नोड भी बोलते हो। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, अपना एंटायर जो आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो यहाँ पर आप पुटअप करते हो और फिर आपका क्या होता है, ये फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये आगे फर्दर ये स्प्लिट होता है और ये तब तक स्प्लिट होता रहता है जब तक कि ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाए। और यहाँ पर ये आपको पता है ये आपके लीफ नोड होते हैं और लीफ नोड पे आपको क्या मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है, आपको उस पर्टिकुलर जो आपने जो यहाँ पर जो भी आपने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या होती है, क्लास डिनोट होती है, एक वैल्यू डिनोट होती है यहाँ पर लीफ नोड पे। तो ये हमारा डिसीजन ट्री होता है। ठीक है, और ये आपका सिंगल आपका डिसीजन ट्री है यहाँ पर। तो जब ये सिंगल डिसीजन ट्री जब एक एक बहुत ऐसे मल्टीपल बार आ जाते हैं तो ये आपका एक फॉरेस्ट बनता है और इसको आप बोलते हो रैंडम फॉरेस्ट। तो दैट इज अ कलेक्शन ऑफ दिस मल्टीपल रैंडम डिसीजन ट्री is called as the forest. So multiple decision trees coming together वो आपका बनाता है एक फॉरेस्ट और इस फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, अब मुझे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर देने दीजिए। तो देखिए रियल लाइफ में क्या है, जैसे आपको ना ड्रीम हाउस आपको खरीदना है। ठीक है, तो अब आपको ड्रीम हाउस खरीदना है तो आप क्या करोगे, आप वेरियस जो भी आपके सोर्सेज है उनके पास आप जाओगे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे, एजेंट्स के पास में जाओगे, जिन्होंने जो आपके जो एल्डर पीपल्स है उनके पास जाओगे कि भाई उनके कोई सोर्स है क्या, वहाँ से जहाँ से मैं इंक्वायरी कर सकूँ कि कहाँ पर लैंड अच्छी मिल सकती है या कितने क्या कॉस्टिंग चल रही है। तो ये सब जो डिसीजंस है तो आप क्या करोगे, डिफरेंट पीपल्स के पास जाओगे और इनसे आप क्या करोगे, गैदर करोगे इंफॉर्मेशन और उसके बाद में इन सब के आधार पे इन्होंने जो भी आपको रिजल्ट दिया है उसके आधार पे आप क्या करोगे, आप अपना न्यू घर आप या तो परचेस करोगे या आप खुद बनाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए मैंने जो ये जो डिफरेंट यहाँ पर पीपल्स है इनको मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बोला है क्योंकि ये अलग अलग डिसीजन ट्रीज है आपका, इसका डिसीजन अलग होगा, इसका डिसीजन अलग होगा। ये बोलेगा कि भाई आप तो क्या करो कि आप तो ना घर को ना खरीद ही लो, बनाने में ज़्यादा सही बात नहीं है। इसने अपना एक डिसीजन बता दिया, इसने बोला कि आप क्या करिए, आप ये प्रॉपर्टी डीलर के पास जाइए और यहाँ जाके मेरा नाम लीजिएगा तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। ये कुछ अलग डिसीजन देगा, ये कुछ अलग डिसीजन देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे जो पर्टिकुलर जो है ये अलग अलग सेपरेट सिंगल आपके
डिसीजन ट्री है। और इनका एक ग्रुप जब है, जब आप इन सब का आप एग्रीगेट करोगे रिजल्ट, तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि अच्छा ठीक है, मेजॉरिटी जनों ने क्या बोला है मुझे, मेजॉरिटी जनों ने सो एंड सो मुझे ये बोला है, और उसके बिहाफ पे आप क्या करोगे, आप घर परचेस करोगे या घर बनाओगे। तो यहाँ पर ये सिंपल आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। जब आप डेली लाइफ में भी आप इस तरीके से वेरियस डिसीजंस आप लेते हो, किसकी मदद से, आप डिफरेंट पीपल्स की मदद से लेते हो। तो यहाँ पर मैंने इन सबको एक डिसीजन ट्री आपका यहाँ पर नाम लिया है। और सिमिलरली है कि अब देखिए, अगर सपोज आपको घर परचेस करना है, आप एक ही पर्सन के पास गए और एक ही पर्सन से आपने डिसीजन ले लिया, और उसके आधार पे अगर आपने घर बना लिया या आपने घर खरीद लिया, तो हो सकता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो मॉडल का जो एरर रेट होगा, वो डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपका जो एक्यूरेसी है वो आपकी कम हो, क्योंकि ये बस एक इंसान का डिसीजन है। और यही आप जब मल्टीपल जनों का आप राय लोगे, तो डेफिनेटली आपके जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो हाई होगी, और यहाँ पर एरर रेट भी आपका कम होगा, रिस्क फैक्टर्स भी आपके कम होंगे यहाँ पर। तो जब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम की बात करती हूँ, तो रैंडम फॉरेस्ट जो एल्गोरिदम है, इसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द सिंगल डिसीजन ट्री ओवर हियर। तो अब आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि रैंडम फॉरेस्ट की बहुत हाई स्ट्रेंथ है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द सिंगल डिसीजन ट्री ओवर हियर। बस इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि देखिए, आपके यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए आपको डिफरेंट गैदर करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिसीजन ट्रीज यहाँ पर बनाना पड़ेगा, और फिर उनके आधार पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मगर नो डाउट आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा, बट द एक्यूरेसी ऑफ ए मॉडल विल डेफिनेटली इंक्रीज ड्रास्टिकली ओवर हियर, ओके। और यहाँ पर आपके एरर रेट भी आपके मिनिमम होंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रैंडम एल्गोरिदम, ये जो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है, ये किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है और ये आपका टेस्ट डेटा सेट है। और ये जो ट्रेनिंग डेटा सेट आपका जो होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल सैंपल्स होते हैं और फीचर्स होते हैं। अब सैंपल्स और फीचर्स क्या होते हैं, तो देखिए सैंपल्स आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं, ठीक है, और फीचर्स आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के नाम होते हैं। तो इसमें आपका ये कलेक्शन होगा, आपके सैंपल्स और फीचर्स का, ये आपका जो ट्रेनिंग सेट है, ये आपका कलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस ट्रेनिंग जो आपका जो डेटा सेट है, इससे हम क्या करते हैं, रैंडमली हम कुछ सैंपल्स ऑफ रोज और सैंपल्स ऑफ फीचर्स हम ना पिकअप करते हैं, और उससे हम क्या बनाते हैं, एक न्यू डेटा सेट बनाते हैं। जैसे हमने न्यू डेटा सेट बना दिया ट्रेनिंग सैंपल 1, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली मैंने कुछ रोज और कुछ कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट करी, और उसका एक न्यू डेटा सेट मैंने यहाँ पर बना दिया। सिंपली मैंने क्या किया, ऐसे ही वापस से मैंने ये स्टेप को रिपीट किया। मैंने यहाँ से क्या किया कि अपने कुछ सैंपल्स ऑफ रोज को मैंने यहाँ से रैंडमली चूज किया, और मैंने कुछ सैंपल ऑफ फीचर्स को भी यहाँ से क्रिएट किया, और मैंने दूसरा यहाँ पर डेटा सेट बना दिया, जिसका नाम रख दिया मैंने ट्रेनिंग सैंपल 2। तो ऐसे मैं n नंबर ऑफ डेटा सेट्स मैं ऐसे बना सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से सिंपली क्या किया, कुछ रोज कुछ कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, चूज कर रही हूँ रैंडमली, एक न्यू डेटा सेट बना दिया। फिर वापस से मैं इस स्टेप को रिपीट कर रही हूँ, कुछ रोज और मैं फीचर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, मैंने दूसरा डेटा सेट बना दिया। वापस से मैं ऐसे ये कर रही हूँ, और मैंने ऐसे n नंबर ऑफ जितने भी मुझे चाहिए, मैंने ऐसे न्यू डेटा सेट्स अपने क्रिएट कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पर जब मैं ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ये जो क्रिएट कर रही हूँ डेटा सेट, तो ये विथ रिप्लेसमेंट। अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बोला कि मैंने कुछ सैंपल्स ऑफ फीचर्स और मैंने कुछ सैंपल्स ऑफ रोज यहाँ से मैं रैंडम फैशन में यहाँ पर मैं चूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो भी आपका है कि जो कुछ रिकॉर्ड्स है आपके, तो वो आपके क्या हो सकता है, ट्रेनिंग सैंपल 1 में भी प्रेजेंट है और ट्रेनिंग सैंपल 2 में भी प्रेजेंट है। मतलब मोर देन 1 आपके ये जो न्यू आपने जो डेटा सेट्स यहाँ पर बनाए हैं, वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, और हो सकता है ट्रेनिंग सैंपल 3 में आपके नहीं प्रेजेंट हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो भी मैं यहाँ पर रोज और फीचर्स जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ रैंडमली, वो सिर्फ मेरे ट्रेनिंग सैंपल 1 में ही प्रेजेंट है और बाकी किसी मेरे डेटा सेट में है ही नहीं। तो इसे हम बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैंने डेटा सेट, न्यू डेटा सेट, इससे मैंने जो बना दिया, मतलब ये मेरे सबसेट है, ये मेरा सुपर सेट है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप सैंपल्स। तो इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज योर बूटस्ट्रैप सैंपल्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमने ये बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्यों बनाया, तो भाई वो इसलिए बनाया है ताकि हम क्या कर सके, डिसीजन ट्री हम कंस्ट्रक्ट कर सके। तो जैसे अब ये वाला जो मेरा जो डेटा सेट है, जो मैंने न्यू डेटा सेट बनाया, इसका मैंने ये
डिसीजन ट्री बना दिया, फिर इसका जो है इसका मैंने ये वाला डिसीजन ट्री बना दिया। ऐसे मैंने n नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज बना दिया। किसकी मदद से? ये बूटस्ट्रैप सैंपल्स की मदद से। और दिस इज द रीजन व्हाई वी क्रिएटेड दिस बूटस्ट्रैप सैंपल्स। अब क्या होगा, ये जो डिसीजन ट्री है ये आपको कुछ प्रिडिक्शंस देगी, ये आपको कुछ प्रिडिक्शन देगी, ये आपको कुछ प्रिडिक्शन देगी। तो सपोज जैसे इसने आपको प्रिडिक्शन दिया कि भाई ये क्लास 1 को बिलोंग करता है, इसने आपको दे दिया कि ये भी क्लास 1 को प्रिडिक्ट करता है, और इसने आपको क्या दे दिया, ये क्लास 2 को प्रिडिक्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वोटिंग करेंगे। ठीक है, वोटिंग करने के बाद में क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भी रिजल्ट होगा, अब यहाँ पर वोटिंग जो हाईएस्ट कौन सा आपका आ रहा है, यहाँ पर क्लास 1 को डिनोट कर रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्लास 1 होगा बेस्ड अपॉन दिस वोटिंग। और ये जो आपको जो यहाँ पर जो फाइनल आपको जो यहाँ पर जो आपको प्रेडिक्शन यहाँ पर मिला है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनसेम्बल क्लासिफायर। सो दिस इज योर एनसेम्बल क्लासिफायर। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड विद दिस थिंग। तो बेसिकली हम सिर्फ यही करते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में से हम रैंडम फैशन में हम कुछ रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं और उसका एक न्यू डेटा सेट बनाते हैं। फिर हम वापस से यहाँ पर कुछ रैंडम फैशन में हम चूज करते हैं रोज एंड कॉलम्स, उसका हम दूसरा हम डेटा सेट बनाते हैं। ऐसे हम n नंबर ऑफ सैंपल्स हम बना सकते हैं, जिसको हम बूटस्ट्रैप सैंपल्स बोलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया है कि जैसे जो भी रोज एंड कॉलम्स है तो हो सकता है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो, वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो, और हो सकता है कि सिर्फ वो एक ही आपके इसके अंदर प्रेजेंट हो। और ये हम बूटस्ट्रैप सैंपल्स क्यों बनाते हैं, ताकि हम डिसीजन ट्रीज बना सके कि विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूली क्रिएटेड डेटा सेट्स ओवर हियर। तो ये जो डेटा सेट हमने न्यू बनाया, इसका हमने ये डिसीजन ट्री बनाया, इसका हमने ये बनाया, इसका ये बनाया, और इस डिसीजन ट्री से हमें कुछ प्रिडिक्शंस मिलने वाले हैं। जो हमने प्रिडिक्शंस यहाँ पर लिख दिया, ये क्लास 1 को बिलोंग करता है, ये क्लास 1 को बिलोंग करता है, ये क्लास 2 को करता है। फिर हम वोटिंग करते हैं, और वोटिंग में जो भी हाईएस्ट जो हमारी वोटिंग आती है वो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन आउटपुट बनता है, और उसे हम बोलते हैं एनसेम्बल क्लासिफायर। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी यही बताया कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डिसीजन ट्री रहता है, तो डिसीजन ट्री का क्या होता है कि जब हम रैंडम फॉरेस्ट जब हम यूज करते हैं तो वो जो एल्गोरिदम की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीपल ऑफ डिसीजन ट्रीज आपके कमिंग टुगेदर हो रहा है, यहाँ बहुत सारे डिसीजन ट्रीज आ रहे हैं, और आपकी जो ओवरऑल जो एल्गोरिदम आपका रैंडम फॉरेस्ट उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। ये आप ऐसे ही समझिए, जैसे अगर मैं आपको एक लकड़ी देती हूँ तोड़ने के लिए, तो आप आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। तो वो एक लकड़ी क्या आपकी वो डिसीजन ट्री है। तो डिसीजन ट्री का जो आपका जो एरर रेट है तो वो आपका क्या होगा, हाई होगा, और उसका जो एक्यूरेसी है वो भी आपका लो होगा व्हेन कंपेयर टू द आपका मल्टीपल ऑफ ट्रीज कमिंग टुगेदर। अगर मैं आपको बंच ऑफ लकड़ियों का दे दूं तो वो आपको तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द सिंगल डिसीजन ट्री। तो जब मैं रैंडम फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये मल्टीपल ट्रीज के वजह से आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपका एरर रेट भी कम होगा, और यहाँ पर आपके ओवरऑल मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो भी आपकी ड्रास्टिकली आपकी इंक्रीज होगी। तो दिस इज द मेन थिंग दैट हाउ योर रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली वर्क्स। अब हम प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं, हम आयरस डेटा सेट की मदद से हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो देखिए आयरस डेटा सेट आपका क्या है कि आयरस डेटा सेट में क्या होता है, आपकी ये स्पीसीज है यहाँ पर कि ये बताता है एक आयरस नाम का एक फ्लावर होता है, और वो इन 3 प्रजातियों में पाया जाता है। और प्रजातियों का नाम क्या है, आयरस वर्सिकला, आयरस सेटोजा और आयरस वर्जिनिका। और इनके अंदर वो पाया जाता है। और हमारे जो डेटा सेट है उसके अंदर कौन कौन से हमारे फीचर्स दे रखे हैं कि सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, और इसके आधार पे आपको क्या बताना है कि वो कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है हमारा वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो सेपल लेंथ और विड्थ और पेटल लेंथ और विड्थ ये आपका डिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो दिस इज स्पीसीज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ठीक है, तो अब हम जुपिटर नोटबुक पे जाके इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे हम आ गए हैं, और सबसे पहले हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें डेटा सेट को लोड करना है। तो डेटा सेट मैं जो आयरस डेटा सेट वो मैं कहाँ से लोड करूँगी, मैं एस्केलर्न से लोड करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फ्रॉम एस्केलर्न, और यहाँ लिखूँगी इम्पोर्ट डेटा सेट्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ डेटा सेट्स में मैं जाऊँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी लोड, और यहाँ पर रहेगा आयरस डेटा सेट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको लोड कर लिया है, और इसको मैं नाम दे देती हूँ जैसे आयरस। ठीक है, और इसके बाद में अब मैं क्या करूँगी कि जैसे अगर आपको बताना है मेरा डेटा सेट, तो देखिए, तो ये देखिए ये मेरा आयरस डेटा सेट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसका टारगेट नेम और फीचर नेम मैं यहाँ पर दोनों को इसको प्रिंट कर लेती हूँ।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख रही हूँ और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आयरस और डॉट, हमारे पास है ये टारगेट नेम्स, और मैं सिंपली यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं यहाँ लिख रही हूँ आयरस और यहाँ लिख देती हूँ फीचर नेम। ठीक है, तो देखिए मेरे ये टारगेट नेम्स है सेटोजा, वर्सिकलर, वर्जिनिका, और फीचर नेम्स कौन कौन से मेरे, सेपल लेंथ, विड्थ और पेटल लेंथ और विड्थ। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ना डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। और डेटा फ्रेम कैसे हम क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पांडास, विच इज द मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पर लिखा इम्पोर्ट पांडास, और इसका अलाइज नेम दे देती हूँ जैसे पीडी, और पीडी डॉट, और हमारा रहता है डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से जो है, तो मुझे यहाँ पर इनको सेपल लेंथ, विड्थ और इनको मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ सेपल लेंथ, और इसको यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये आयरस, और मेरा ये मेथड है डेटा, तो यहाँ से मुझे डेटा मिलेगा। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मुझे सारे रोज चाहिए और कॉलम कौन सा चाहिए, 0 इंडेक्स का। ठीक है, और इस तरीके से मैं सारे ये फीचर्स को मैं इस तरीके से ही मुझे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी नेक्स्ट सेपल विड्थ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेपल विड्थ, और इस तरीके से लिख देती हूँ आयरस डॉट डेटा, और इस तरीके से ऑल द रोज एंड 1 कॉलम, दैट इज़ 1 इंडेक्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं और लिखते हैं हमारा पेटल लेंथ, तो यहाँ पेटल लेंथ लिख लिया। उसके बाद में यहाँ लिखते हैं आयरस डॉट डेटा, ऑल द रोज एंड 2nd कॉलम। ओके, likewise moving forward to petal width, तो petal width, then iris dot data और all the rows and 3 index। ठीक है, कॉलम नेम। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पीसीज, और इसका लिखते हैं आयरस, और ये आपका है टारगेट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा इस तरीके से डेटा फ्रेम हमारा रेडी हो गया। तो देखिए सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, और ये स्पीसीज है हमारा। और इसको मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ बाय द नेम डेटा। और अगर इसको हमें व्यू करना है, अगर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, तो हम कर सकते हैं हेड मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा इस तरीके से 5 रिकॉर्ड्स, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करना है। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, जो स्पीसीज है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन दिस सेपल लेंथ विड्थ और पेटल लेंथ विड्थ। तो ये सेपल लेंथ विड्थ और पेटल लेंथ विड्थ ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो मैं उसको x में डाल देती हूँ, तो x, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेटा, और इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे में मैं इस तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और फिर हम नेसेसरी चेंजेस हम कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही हूँ, और सिमिलरली यहाँ से मुझे इस तरीके से थोड़ा सा इसको सही सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने हमारे x को हमने ये कर लिया। तो ये जो आपका है, ये आपका क्या है, ये आपके फीचर्स है, राइट। और सिमिलरली y, तो y हमारा क्या है, डेटा, और डेटा में मैं डाल देती हूँ स्पीसीज। और ये आपका क्या है, ये आपका लेबल्स है। ठीक है, और अगर मैं आपको x बताऊँ, तो देखिए अब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये सेपरेट आउट हो गए, और मेरा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपको बताऊँ, तो देखिए ये इस तरीके से सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, तो जब अब मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट आउट कर दिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे डेटा सेट को स्प्लिट करना है, और उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा टेस्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। और ये ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट के अंदर मुझे अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पास करने पड़ेंगे, और टेस्ट साइज जैसे से फॉर एग्जांपल हम 70-30 का रेशो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका क्या होने वाला है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कमेंट में कि यहाँ पर जो है आपका जो 70% है आपका, वो आपका क्या होगा, आप उससे ट्रेनिंग करेंगे, और जो रिमेनिंग जो आपका 30% है उससे आप टेस्ट करेंगे अपने मॉडल को। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो मैं यहाँ शिफ्ट टैप करती हूँ, और यहाँ से मुझे
जो कॉपी पेस्ट करना है कि मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ से ये मिलने वाला है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूँगी यहाँ से और इसको मैं यहाँ पर स्टोर करूँगी, पेस्ट करूँगी, तो ये मुझे यहाँ से मिलने वाला है। और अगर मैं आपको अपनी यहाँ का लेंथ बताऊँ मेरी एक्स ट्रेन की, जस्ट अ मिनट, तो देखिए ये 105 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। और सिमिलरली अगर मैं आपको अपनी एक्स टेस्ट की अगर साइज लेंथ बताऊँ तो देखिए 45 है। तो हमने जैसे कि बोला कि हम 70-30 का रेशो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अब मुझे अपना रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी फ्रॉम sklearn और यहाँ पर है आपका ensemble import और यहाँ पर आपका होता है R कैपिटल रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। अब मुझे ये इसका ऑब्जेक्ट बनाना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का, और इसके अंदर अगर मैं आपको शिफ्ट टैब अगर करके बताऊँ तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पैरामीटर्स है। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट कॉपी पेस्ट दिस थिंग और उसके बाद में मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है आपका, ठीक है, जो है हमारा n_estimator, ये आपका ये बताता है कि आपको अपने फॉरेस्ट में कितने ट्रीज इंक्लूड करना है। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 है और हम इसको डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू रहने देंगे, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है आपका ये ट्री स्पेसिफिक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद में ये जो क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि एंट्रोपी और गिनी दो हमारी जो स्प्लिटिंग जो टेक्निक्स है वो होती है। तो आप यहाँ पर एंट्रोपी भी कर सकते हैं। तो एंट्रोपी में आपको इन्फॉर्मेशन गेन मिलता है, और जो गिनी जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको ये गिनी इम्प्योरिटी आपको कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। और मैं इसको क्या करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट इसका बना लेती हूँ जैसे CLF, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पर इसको करना है ट्रेन करना है मेरे मॉडल को। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ फिट मेथड। तो फिट मेथड की मदद से हम ट्रेन करते हैं, और यहाँ पर हम बेसिकली क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। अब हमारा मॉड्यूल सही तरीके से ट्रेन हो चुका है और वो पूरी तरीके से रेडी है प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो हम यहाँ पर करते हैं CLF.predict और प्रेडिक्ट में हम क्या पास करते हैं, हमारा एक्स टेस्ट को। तो देखिए इसने इस तरीके का प्रेडिक्शन कर दिया। और अगर मैं आपको यहाँ पर एक्स टेस्ट आपको बताऊँ तो देखिए ये इस तरीके का एक्स टेस्ट है हमारा। और मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ कि जैसे जो हमारे जो वेरियस क्लासेस का जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, तो जो 0 है वो आपका है सेटोसा, तो जो 1 है आपका वो है वर्सिकलर, और जो आपका 2 है वो है वर्जिनिका, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ जो फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका, तो ये बता रहा है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, सेटोसा को। सेकंड वाला रिकॉर्ड बता रहा है कि ये वर्जिना को बिलोंग करता है। लाइकवाइज थर्ड फोर्थ आपके जा रहे हैं सेटोसा क्लास में। तो इस तरीके का ये प्रेडिक्शन कर रहा है। मोर ओवर टू दिस हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे मॉडल का स्कोर भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं और लिखते हैं स्कोर, और इसमें मैं पास करने वाली हूँ मेरा एक्स टेस्ट और यहाँ पास करने वाली हूँ वाई टेस्ट, ठीक है। और हमारा स्कोर क्या आ रहा है, प्रिटी गुड स्कोर आ रहा है हमारा 0.95 हमारा परसेंट, हमारा 95% हमारा स्कोर आ रहा है हमारा ओवरऑल मॉडल का। तो विच इज़ वेरी गुड स्कोर ओवर ईयर। नेक्स्ट टू दिस आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको सिंगल आइटम का अगर प्रोडक्शन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं जैसे लिखती हूँ यहाँ पर CLF.predict और इसके अंदर मुझे 2 डायमेंशन में लिखना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, सेपल लेंथ, विड्थ और पेटल लेंथ और विड्थ। तो से फॉर एग्जांपल मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 3, 5, 4, 2। तो ये देखिए ये बोल रहा है क्लास 1 को डिनोट करता है। सिमिलरली अगर मैं एक और यहाँ पर लूँ तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो सपोज दिस टाइम मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ, यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बता रहा है कि ये क्लास 0 को बिलोंग करता है, ठीक है। मोर ओवर टू दिस आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर ये फीचर्स है, तो यहाँ पर एक मेथड होता है कि जिससे आप इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आप ये
पता कर सकते हैं। तो आपको एक नंबर्स मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि भाई कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो जैसे कोई जो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो हम उसको निकाल के भी, हटा के भी, रिमूव करके भी हम हमारा मॉडल को हम चेक कर सकते हैं कि उसका स्कोर क्या मिलता है। तो देखते हैं हम कि वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँगी pd डॉट सीरीज़, और सीरीज़ के अंदर मुझे इस तरीके से clf डॉट एक मेथड होता है फीचर्स अंडरस्कोर इम्पोर्टेंस अंडरस्कोर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करूँगी इंडेक्स, और यहाँ पर लिखूँगी irs, और यहाँ पर होता है फीचर नेम्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देती हूँ कि मुझे सॉर्ट वैल्यूज़ करनी है, और यहाँ पास कर देती हूँ मैं कि जो असेंडिंग है वो मैं कर देती हूँ फॉल्स, मतलब जो बड़ा वाला वैल्यू है वो मुझे ऊपर मिलेगा। और इसको मैं क्या करती हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। ये मेरे फीचर IMP मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। और अब अगर मैं आपको, यहाँ फीचर की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस थिंग, ओके फाइन। और इसके बाद में अगर मैं आपको फीचर्स इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर बताऊँ तो देखिए यहाँ पर ये क्या बता रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, पेटल लेंथ है आपका, ठीक है, जिसकी 49 आपका यहाँ पर स्कोर वो बता रहा है। उसके बाद में फिर विड्थ आता है, फिर लेंथ आता है, सबसे लीस्ट आपका कौन सा है, ये सैपल विड्थ है जिसका लीस्ट है। तो हम एक बार क्या करेंगे, ये वाला फीचर हटा के देखते हैं कि हमारे जो एक्यूरेसी, हमारे जो स्कोर आ रहा है उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं जैसे कि वो ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर लिखा x, और यहाँ पर लिखती हूँ मैं डेटा, और इस तरीके से 2 डायमेंशन के अंदर मैं यहाँ पर पहले लिखती हूँ कि पेटल लेंथ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ मैं पेटल विड्थ, उसके बाद में मैं यहाँ लिखूँगी सैपल लेंथ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बेसिकली ये मैं यहाँ पर ये सैपल विड्थ मैं रिमूव कर रही हूँ, मैं इग्नोर करके देखना चाहती हूँ कि कुछ क्या इम्पैक्ट आता है मेरे इसके ऊपर, क्या मेरा रिजल्ट आता है, स्कोर आता है। और y जैसे कि है मेरा डेटा, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पीसीज, ठीक है। तो अब मेरे x और y मेरे सेग्रीगेट मैंने कर लिए, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और सिमिलरली मुझे इसको अब स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अपना x एंड y मैंने डाल दिया है। यहाँ पर टेस्ट साइज़ में वही डाल देती हूँ 0.3, दैट इज़ 70-30 रेशो। और उसके बाद में जो मुझे यहाँ से मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ से मैं सिंपली इसको लाइन को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये होने के बाद में अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है उसको इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, जो n एस्टिमेटर है जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देती हूँ। जैसे n एस्टिमेटर 100 वो ले लेगा, और जो क्राइटेरिया का वो गिनी लेगा। और इसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ इसका, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी फिट, और फिट मुझे किसके थ्रू करूँगी, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन प्रोवाइड करके। तो अब मेरा मॉडल कम्प्लीटली ट्रेन हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से रेडी है प्रेडिक्शंस करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी clf डॉट प्रेडिक्ट लिखूँगी, और प्रेडिक्ट के अंदर मुझे पास करना है एक्स टेस्ट को। तो इसने प्रेडिक्शन कर लिया, और मैं इंटरेस्टेड हूँ स्कोर फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने clf डॉट स्कोर, और इसके अंदर मैं यहाँ पास करूँगी अपना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। तो इसने भी स्कोर हमारा राउंड अबाउट वही दिया है 0.955, बट इन केस आपके ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर बेटर स्कोर आपको यहाँ पर मिले। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आप रिमूव कर देते हैं, तो उससे आपके क्या होता है, एक्यूरेसी, आपकी जो स्कोर है उसके ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता ही है, ठीक है, क्योंकि आप जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आप रिमूव कर रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमें सेम ही मिला है यहाँ पे, ठीक है, बट आपका हो सकता है कि अगर सपोज़ इसको हम
ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हमें सेम ही मिला है, बट हो सकता है कि आपको यहाँ पर हाई स्कोर भी आपको मिल सके, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम कि किस तरीके से आपका ये वर्क करता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप जो मैंने आपको जो स्प्लिट का जो आपको ये बताया है क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आप एंट्रोपी भी आप सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका गिनी होता है, तो आप यहाँ पर एंट्रोपी भी आप करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स पे आपकी एक्यूरेसी आपकी स्लाइटली आपकी चेंज हो सकती है। जबकि हमने ये देख लिया था कि गिनी एंड एंट्रोपी में आपको ज़्यादा डिफरेंस ये नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज बोथ अल्गोरिदम्स जो मेथड्स है ये एक ही तरीके से इनका वे ऑफ वर्किंग है। हार्डली इन केस ऑफ 10% आपका कुछ आपको चेंजेस यहाँ पर मिल सकता है, अदरवाइज योर गिनी एंड योर एंट्रोपी बोथ गिव्स यू द सेम रिजल्ट, but the Gini method is considered to be the best one. Okay, तो this was all about आपका random forest algorithm, how does it works and all. So मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि random forest algorithm क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है, और इसका हमने प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लिया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।